पिछले पार्ट में हमने केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में जाना था और केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, उसे बैलेंस कैसे करते हैं, उसके बारे में जाना था। अच्छा, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस तो कर दिया। अब अगला सवाल ये उठता है कि उसे बैलेंस करा क्यों, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए इसके बारे में आगे समझते हैं कि हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों पड़ता है। वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है। इसके लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल पार्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह लॉ जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, यह लॉ क्या कहता है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं। इसका मतलब जितने एटॉम्स रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो रिजल्ट यह निकलता है जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे इस केमिकल रिएक्शन में वह बिल्कुल इक्वल होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के साइड में। तो आई होप कि आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं इसके बारे में पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कहने का मतलब यह है कि किसी भी रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। तो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि ए और बी 2 रिएक्टेंट है, ए और बी 2 रिएक्टेंट है और ये दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट ए बी बना रहा है। आप देख सकते हैं ए प्लस बी रिएक्ट करके ए बी बना रहा है। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इक्वेशन, यानी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इक्वेशन इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोयल। कोल यानी कि क्या, कोल यानी कि कोयला, बर्निंग यानी कि जलना, तो कोयले का जलना। अब कोयले का जलने का मतलब क्या है, कार्बन का जलना, और कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी। बर्निंग के लिए हम कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑक्सीजन। मैंने पिछले पार्ट में ही बताया था कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन गैस रिस्पॉन्सिबल होती है। तो चलिए इक्वेशन को देखते हैं हम लोग। सी यानी कि कार्बन सॉलिड के फॉर्म में होता है, इसलिए हम लोग सॉलिड का सिंबल होता है ऐसे, इसलिए हम लोग कार्बन के ब्रैकेट में एस लिख दिए, प्लस किसके साथ जुड़ के वो नया फॉर्म बना रहा है, O2 क्या है, गैस, तो गैस सिंबल क्या होता है, जी। तो O2 के जस्ट बगल में हम लोग जी के साइन दे के उसको ब्रैकेट क्लोज करके बता दिए। बेसिकली ये सी के बगल में एस लिखना और O2 के बगल में जी लिखना उसके स्टेट को बताता है। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि किसी भी इक्वेशन को तभी केमिकल इक्वेशन माना जाएगा जब उसके साथ उसका स्टेट भी मेंशन होगा उस इक्वेशन में। तो चलिए आगे देखते हैं। कार्बन जो कि सॉलिड है, ऑक्सीजन जो कि गैस है, रिएक्ट करके एक गैस बना रहा है CO2। CO2 क्या होता है, गैस होता है, और CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस वाले इक्वेशन में क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके एक CO2 गैस बना रहा है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, इसमें 2 रिएक्टेंट है, रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट हुआ। इसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। सेकंड एग्जांपल से आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो सेकंड एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मतलब क्या,
वाटर यानी पानी, फॉर्मेशन यानी बनना, तो पानी और जल का बनना। पता है कि हमारे जीवन में पानी का क्या महत्व है, क्या नहीं है, तो वो बनता कैसे है आखिर, आइए उसके बारे में जानते हैं। पानी और जल के बनने के लिए हम सबसे अहम दो सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो ही पानी का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो कि गैस है और ऑक्सीजन जो कि गैस है, दोनों रिएक्शन करके एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, H2O। हम लोग वाटर भी कहते हैं, जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है। देख सकते हैं कि गैस और गैस दोनों आपस में रिएक्ट करके एक लिक्विड बना रहा है। तो जब दो गैस रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद लिक्विड बन रहा है, तो इसकी स्टेट में भी चेंज हो रहा है ना। जब दो गैस है वो रिएक्ट करके एक लिक्विड के फॉर्म में जा रहा है, पहले वो क्या था, गैस के फॉर्म में था, अब वो रिएक्ट करके लिक्विड के फॉर्म में जा रहा है, तो स्टेट तो चेंज हो ही रहा है। तो ऐसे फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन। जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसी को बोलते हैं ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें भी तो वही हो रहा है ना, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर H2O बना रहा है। तो बनाया नया, जो कि लिक्विड के फॉर्म में नया प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का सेकंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन नाम से ही इतना भारी लग रहा है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये रिएक्शन बहुत हार्ड होगा, बहुत टफ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इसके बारे में समझेंगे तो आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा। चलिए देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कोई एक सिंगल कंपाउंड या रिएक्टेंट स्प्लिट्स या बट, स्प्लिट्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बटना, डिवाइड होना, अलग होना। स्प्लिट्स हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है दो या दो से अधिक सब्सटेंस या प्रोडक्ट में, तो हम लोग क्या कहेंगे, यह केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नहीं समझे? कहने का मतलब यह है कि जब कोई सिंगल रिएक्टेंट डिवाइड हो जाता है, अलग हो जाता है सब्सटेंस या प्रोडक्ट में, तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल को देखिए और समझिए। जैसे कि हमारे पास सब्सटेंस है ए, केमिकल रिएक्शन होता है इसमें, और ये दो अलग अलग सब्सटेंस बी और सी में बढ़ जाता है ना इजी। अगर कोई कंपाउंड है ए, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, वो बी और सी दो अलग अलग सब्सटेंस और प्रोडक्ट में बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके कितने टाइप हो जाते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, और सेकंड टाइप होता है इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, और तीसरा होता है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे पहला पार्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, चलिए देखते हैं और समझते हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीट के द्वारा कैरी किया जाता है, जो हीट से अलग किया जाता है, वैसा रिएक्शन जिसे हम हीट के द्वारा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। जैसे कि CaCO3 हीट कर रहे हैं उसको, और क्या मिल रहा है, CaO प्लस CO2। अब अच्छे से समझते हैं इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को। जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल रिएक्टेंट है। सिंगल रिएक्टेंट को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन से हीट के द्वारा रिएक्ट करवा रहे हैं, तो उसमें हम लोग दो अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं।
क्या क्या मिल रहा है? सबसे पहला प्रोडक्ट मिल रहा है हमें CaO, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, जो कि सॉलिड के फॉर्म में है। और दूसरा हमें मिल रहा है CO2। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस के फॉर्म में है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जो हीट के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा दो अलग अलग प्रोडक्ट में बढ़ जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड टाइप होता है इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी वर्ड से आप समझ सकते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो चलिए देखते हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब यह है कि यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन तब होता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाटर को हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कराते हैं उसमें से, तो उसमें से दो प्रोडक्ट मिलता है, जो कि पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। अब इसे अच्छे से समझते हैं। H2O लिक्विड है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? H2 जो कि गैस है प्लस O2 जो कि गैस है। अब इक्वेशन को समझते हैं अच्छे से। H2O वाटर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसमें से दो गैस निकलेगी, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब है कि एक सिंगल प्रोडक्ट में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो उसमें दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड और आखिरी टाइप है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उसे हम क्या बोलेंगे? फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एग्जांपल को देख लेते हैं। AgCl जो कि सनलाइट से रिएक्ट कर रहा है, उसका रिएक्शन हो रहा है और हमें दो प्रोडक्ट मिल रहा है Ag और Cl2। अब इसे अच्छे से समझते हैं। Ag किसका सिंबल होता है? सिल्वर का। और AgCl को हम क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग धूप में यानी कि सनलाइट में रखते हैं, तो वो हमें दो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है, पहला Ag सिल्वर खुद और Cl2 यानी कि क्लोरीन। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जो कि सिंगल रिएक्टेंट को सनलाइट के द्वारा रिएक्ट करवा के हमें दो प्रोडक्ट देता है, तो उसे क्या कहते हैं? फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो ये रिएक्शन हुआ, इसका यूज़ कहाँ आता है? इसका यूज़ आता है मेनली ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी है। ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन होता है, इसमें कौन सा रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो आप क्या कहेंगे कि इसमें फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है या फिर फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ होता है। अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम एक आयरन नेल को ले लेते हैं और एक टेस्ट ट्यूब को ले लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ले लेते हैं, जो कि ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमेशा ब्लू कलर का होता है। अभी आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि टेस्ट ट्यूब A में है, आप लोग देख सकते हैं स्लाइड में, तो उस पर अगर हम लोग इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे, आयरन नेल को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, तो जो टेस्ट ट्यूब का कलर है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि आयरन नेल और कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्शन करके उसका कलर चेंज कर देता है और वो ग्रीन कलर का हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब B में। अब जब हम लोग टेस्ट ट्यूब से आयरन नेल को निकालेंगे तो वो पहले तो वो शाइनी कलर का था टेस्ट ट्यूब में डालने से पहले, यानी कि रिएक्शन करने से पहले। अब जब रिएक्शन करने के बाद उसको निकालते हैं टेस्ट ट्यूब से तो वो
ब्राउनिश कलर का हो जाता है, आप देख सकते हैं फ़ोटो में। तो फिर ब्राउनिश कलर का हो जाता है, ये क्यों होता है? क्योंकि इस पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का एक लेयर जम जाता है ऊपर में। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरनेल में डालते हैं तो वो ग्रीन कलर का क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर है क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए उसका कलर ब्लू से ग्रीन हो जाता है। केमिकल रिएक्शन का थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कहने का मतलब है ऐसा रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को हटा देते हैं, उसके जगह अपना जगह ले लेते हैं। एग्जाम्पल में समझेंगे अच्छे से। Fe प्लस CuSO4 रिएक्ट करके FeSO4 प्लस Cu बनाता है। मतलब ये है कि Fe जो है वो आयरन है और CuSO4 को हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट। अब हमें पता है कि कॉपर जो है आयरन से कम रिएक्ट करने वाला एलिमेंट है। तो जब आयरन और कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें FeSO4 कॉपर की जगह आयरन ले लेता है और FeSO4 बनाता है और Cu बना के हमें देता है। आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। आसान है, इजी है, आप लोग देखेंगे 2-3 बार ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस आपस में एक्सचेंज कर कर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जांपल्स को देखते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस में बेरियम क्लोराइड BaCl2 आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहा है? BaSO4 प्लस 2NaCl यानी कि बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि सोडियम जो है सल्फेट के साथ है, आगे चलकर देखेंगे तो बेरियम के साथ हो जाएगा। इसके बाद बेरियम क्लोराइड जो है रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड के साथ और बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ जाता है रिएक्शन होने के बाद। इसमें आयंस का एक्सचेंज हुआ, इसके बीच, किसके बीच? बेरियम और सल्फेट के बीच। अब बेरियम के आयंस 2 पॉजिटिव होते हैं और SO4 के आयंस 2 नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई करेंगे और Ba जो है, बेरियम जो है, 2 आयंस ज़्यादा होता है और सोडियम में 2 आयंस की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज करके सेटिस्फाई करेंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे जिसे हम लोग क्या कहेंगे? BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। तो इसमें आयंस के एक्सचेंज होने के बाद 2 नए कंपाउंड बनते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीडेशन होता है। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस, या फिर उसमें से हाइड्रोजन हट जाए तो ऑक्सीडेशन होता है। अब एग्जांपल्स को देखते हैं। 2Cu प्लस O2। Cu जो है रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन में जुड़ गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया, Cu का ऑक्सीडेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस। रिडक्शन जो है ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है ना कि हाइड्रोजन जो है उसका एडिशन यानी हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। CuO प्लस H2। Cu जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है? Cu प्लस H2O। यानी कि Cu को अगर देखेंगे तो Cu में से ऑक्सीजन हट गया है, यानी कि Cu का क्या हुआ है? रिडक्शन। और H2 में H2O जुड़ गया है, यानी कि H2 का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और
और जब कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ दिखे हमें किसी भी इक्वेशन में, तो वैसा इक्वेशन या फिर वैसा रिएक्शन क्या रिएक्शन कहलाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। तो आप लोग बोल देना कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, वैसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हम इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का इफ़ेक्ट किस प्रकार पड़ता है वो हम देखते हैं। सबसे पहला इसका कारण है कोरिजन। कोरिजन क्या होता है? व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस such as moisture, air, water, acid, etc. For some times a layer of oxide is formed which weakens the metal said to be corrode। यानी कि मेटल जो होता है वो मॉइस्चर, नमी, हवा, पानी और एसिड के संपर्क में आते ही उसमें ऑक्साइड की एक परत जमने लगती है, जिसे हम लोग कोरिजन कहते हैं। अब कोरिजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे का जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग कैसा लगता है? कोरिजन के कारण। और कोरिजन क्या होता है? वाटर, एयर, एसिड और मॉइस्चर के संपर्क में आने पर उसमें एक ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है, जिसे ही कोरिजन कहते हैं। इसका और एग्जाम्पल है कि ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, यानी कि सिल्वर में भी जो ब्लैक कलर का कोटिंग पड़ जाता है, रखते रखते कई समय तक रखते रहेंगे तो आप लोग सिल्वर के ऊपर देखिएगा ब्लैक कलर का कोटिंग पड़ जाता है। और उसका एक अच्छा एग्जांपल है ब्लैक कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर के बर्तन में आप देख सकते हैं कि रखते रखते काफ़ी समय तक रखते हुए उसमें भी ब्लैक कलर की कोटिंग जम जाती है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड कि कोरिजन कैसे होता है। अब हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। यानी कि फैट्स और ऑयल्स जो हमारा खाना होता है उसका हवा के संपर्क में आने में ही उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इट लीड्स टू बैड स्मेल और बैड टेस्ट। वो क्या होता है कि उसका स्मेल जो होता है वो बहुत बेकार हो जाता है और उसका जो टेस्ट, स्वाद जो होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ऑक्सीडेशन होने को हम लोग क्या कहेंगे? रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से बचने का सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग देखते हैं फूड पैकेट्स या फिर चिप्स के पैकेट्स। आप लोग दुकान से चिप्स का पैकेट देखोगे, लेस, कुरकुरे, ये सारे पैकेट्स होते हैं। तो इन सब पैकेट्स में ऑक्सीजन का निकाल के उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है ताकि जो चिप्स है उसका ऑक्सीडेशन ना हो सके और वो रेंसिडिटी से बच सके। नाइट्रोजन गैस क्या करता है कि चिप्स को काफ़ी दिन तक ऑक्सीजन के से आने से रोकता है, और जब वो चिप्स ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा नहीं तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसके स्वाद और उसमें स्मेल नहीं आएगी, तो वो काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा। इसीलिए जब कभी फूड का पैकेट या फिर चिप्स का पैकेट रहता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, ना कि ऑक्सीजन गैस। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स तो कंप्लीट हो गए, लेकिन अब केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। यानी कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग टेम्परेचर के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं या 2 पार्ट होते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सबसे पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस्ड होता है, हीट जो है रिलीज़ होता है प्रोडक्ट बनने के बाद, तो वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल्स को देखते हैं। CH4 जो कि मीथेन गैस है प्लस O2 ऑक्सीजन। मीथेन को ऑक्सीजन के साथ हम लोग जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या रिएक्शन करने के बाद वो क्या हमें प्रोडक्ट या आउटपुट देता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2O। H2O जो है वो वाटर होता है, लेकिन ये गैस के फॉर्म में है, यानी कि वेपर के फॉर्म में है। तो 2H2O प्लस जो है कि बहुत सारी हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। तो ऐसे ये वाला पूरा इक्वेशन बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का
सेकेंड टाइप है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होता है, उसे क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर, ये सारे केमिकल रिएक्शन के फंडे, सारे केमिकल रिएक्शन के टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे तो अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट्स से इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर केमिकल रिएक्शन के बेसिक्स को अगर समझना है तो इससे पहले पार्ट 1 का एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। अगर कुछ इस वीडियो में आपको समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीडेशन होता है। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस, या फिर उसमें से हाइड्रोजन हट जाए तो ऑक्सीडेशन होता है। अब एग्जांपल्स को देखते हैं। 2Cu प्लस O2। Cu जो है रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन में जुड़ गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया, Cu का ऑक्सीडेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस। रिडक्शन जो है ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है ना कि हाइड्रोजन जो है उसका एडिशन, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। CuO प्लस H2। Cu जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है? Cu प्लस H2O। यानी कि Cu को अगर देखेंगे तो Cu में से ऑक्सीजन हट गया है, यानी कि Cu का क्या हुआ है? रिडक्शन। और H2 में H2O जुड़ गया है, यानी कि H2 का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और जब कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो तो वैसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन।